हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के सेंट्रल एग्जाम पेपर में जो साइंस का पेपर हुआ है उससे पूछे गए हैं 1 से लेकर 80 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिनमें से केवल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर आप सभी को ओएमआर शीट में रंगना था। तो आइए जान लेते हैं 1 से लेकर 80 तक के पूछे गए तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का 100% सही इसका आंसर की। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मनुष्य का जो उत्सर्जी अंग है वो वृक्क है, और मनुष्य के वृक्क से जो उत्सर्जी पदार्थ होता है ना जी, उसे हम लोग यूरिक अम्ल कहते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा सिंपल था। याद रखिएगा कि पुष्प यानी फूल का जो नर जनन अंग होते हैं उसे हम लोग पुंमंग या पुंकेसर कहते हैं। मादा जनन अंग को हम लोग जयांग या स्त्री केसर कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन ए में था पुंकेसर। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए कि द्विखंडन होता है, यानी द्विखंडन विधि जो है वो किस जीव में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, द्विखंडन विधि में क्या होता है कि जीव का शरीर का खंडन होता है और खंडन होने के पश्चात नए जीव का निर्माण होता है, इसे द्विखंडन विधि कहा जाता है। और द्विखंडन विधि अमीबा में भी होता है, पैरामीशिया में भी होता है और लिस्मानिया में भी होता है। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जी, इनमें से सभी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए कि मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग कौन सा है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का जो सबसे ज़्यादा विकसित भाग होता है उसे क्या कहते हैं, उसे सेरिब्रम कहते हैं। क्योंकि मनुष्य में सोचने समझने प्रेम और घृणा की जो क्षमता है वो सेरिब्रम से ही नियंत्रित होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एडीएच पर निर्भर करती है। उसके बाद में कहता है कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि रंध्र का जो मुख्य कार्य होता है वो गैसों का विनिमय करना, यानी पेड़ पौधों में पाए जाने वाले रंध्र का जो मेन काम होता है ना जी, गैसों का आदान प्रदान करना यानी विनिमय करना। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गैसों का विनिमय। उसके बाद में कहता है कि पक्षी तथा चमगादड़ के पंख कौन से अंग कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समजात अंग। दोस्तों, आप सभी को बता दें समजात अंग किसे कहते हैं। तो जीवों में पाए जाने वाले वैसे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना एक समान होती है, लेकिन वातावरण के अनुसार वे विभिन्न अलग अलग कार्यों का संपादन करती हैं, उसे हम लोग समजात अंग कहते हैं। लेकिन समजात अंग देखिए, तो समजात अंग पक्षी और चमगादड़ के जो पंख है ये दोनों की उत्पत्ति एवं संरचना एक समान तो होती है, लेकिन वातावरण के अनुसार वे अलग अलग कार्यों के संपादन करती हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जी, समजात अंग। अगला सवाल कहता है कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण होता है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि पत्तियों का जो हरा रंग है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, और पत्तियों का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। उसी प्रकार से मनुष्य का जो रक्त यानी खून जो लाल दिखाई देता है ये हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि मानव में ऑटोसोम की कितनी जोड़ियां संख्या पाई जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप सभी को तो मालूम होगा कि मनुष्य के शरीर में 23 जुड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जुड़े गुणसूत्र एक समान होते हैं जिसे हम लोग ऑटोसोम कहते हैं, और 23वां जुड़ा गुणसूत्र जो होता है वो स्त्री और पुरुष में अलग अलग होता है जिसे हम लोग लिंग गुणसूत्र कहते हैं, जो पुरुष में XY और स्त्री में XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 22। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए कि पौधों के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया क्या कहलाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि मैट्रिक एग्जाम पेपर में 2 नंबर में सवाल पूछे जाते हैं कि वाष्प उत्सर्जन क्या है। तो वाष्प उत्सर्जन क्या है, इसी का ही परिभाषा लिखा जाता है
कि पौधों के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया वाष्प उत्सर्जन कहलाती है। उसके बाद में अगला सवाल करता है कि आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग कैसा हो जाता है। तो आप सभी को बता दें कि जब आयोडीन के घोल को स्टार्च के अणु के साथ मिलाया जाता है तो इसका जो रंग हो जाता है वो नीला हो जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नीला। यदि आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे कि आयोडीन नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो याद रखिएगा कि NaCl जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, यही होता है साधारण नमक का रासायनिक नाम तथा सूत्र। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला 15 क्वेश्चन नंबर कहता है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम लोग सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार कहते हैं। क्या कहते हैं जी? सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर अगला का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सिनेप्स। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि गोबर छत्ता है, यानी गोबर छत्ता जो होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं। दोस्तों गोबर छत्ता एक परजीवी भी नहीं है, एक स्वपोषी भी नहीं है और यह एक शैवाल भी नहीं है। यह होता है एक मृतपोषी। और मृतपोषी किसको कहते हैं? तो पोषण का वह प्रक्रम जिसमें जीव अपना भोजन किसी मृत जीवों के शरीर से प्राप्त होता है उसे हम लोग मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कि गोल कृमि, फीता कृमि, हुक वर्म, ये सब हो जाएगा, है ना जी। तो उसी प्रकार से गोबर छत्ता जो है यह एक मृतजीवी पोषण का उदाहरण है। अगला सवाल कहता है कि वर्तिका भाग है, यानी क्वेश्चन 18 में पूछा गया कि वर्तिका भाग क्या है। तो जयांग तो है नहीं, पुंकेसर भी नहीं है और तंतु भी नहीं है, लेकिन अंडाशय जो होता है यह एक वर्तिका भाग होता है जो पुष्प में पाए जाने वाला एक जनन अंग है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि दांत का कठोरतम भाग है, यानी आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के दांत में पाए जाने वाले सबसे कठोर यानी सबसे मजबूत भाग को क्या कहते हैं। तो मज्जू गुहा कहते नहीं हैं, डेंटाइन भी नहीं कहते हैं और इसे कैनाइन भी नहीं कहा जाता है, बल्कि यहाँ पे दांत का जो सबसे कठोरतम भाग होता है उसे एनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इनेमल कहते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा एनेमल। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे क्या कहता है कि एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन सा रहता है। देखिए खाद्य श्रृंखला में जो पहले स्तर पर रहता है उसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं, दूसरे स्तर पर रहता है शाकाहारी, तीसरे स्तर पर रहता है मांसाहारी। और शाकाहारी किसे कहते हैं? तो वैसे जीव जो सादा भोजनों का ग्रहण करते हैं उसे शाकाहारी जीव कहते हैं। तो यहाँ पे पोषी स्तर में जो दूसरे स्थान पर रहते हैं उसे हम लोग शाकाहारी कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 21 में कहता है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि हमें गर्म जल प्राप्त करना होगा ना जी तो सौर जल तापक का उपयोग बादलों वाला दिन हमें नहीं करना होगा। बाकी धूप वाले दिन, गर्म दिन और हवादार दिन ये तीनों की तीनों सही है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी बादलों वाले दिन। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से परागकोश में होती हैं। दोस्तों यानी पूछा गया है कि परागकोश में क्या पाए जाते हैं। तो आइए ऑप्शन से चलते हैं। पहला इसमें दिया गया स्त्री केसर, बीजांड हो गया और बाहादल हो गया और डी में दिया गया है परागकण। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि परागकोश में हमेशा परागकण पाए जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जी परागकण। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। यहाँ पे हम चारे ऑप्शनों को बताना होगा कि कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो घास से गेहूँ, गेहूँ तथा आम, ये तो लग नहीं रहा है कि सही होगा। घास बकरी तथा मानव, घास को खाएगा बकरी, बकरी को खाएगा मानव। और बकरी गाय हाथी ये भी सम्मिलित नहीं दिख रहा है। घास मछली तथा बकरी ये भी सम्मिलित नहीं दिख रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन 25 का यदि ऑप्शन बी को देखिएगा तो घास को खाता है बकरी, बकरी को खाता है मानव और यह एक आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 बायोलॉजी से लिया गया और कहता है कि फिलोप्सिकिप जूलॉजिकिक
नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे फिलोसफिक जूलॉजिकी नामक जो पुस्तक है इसके रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन दिया गया चार्ल्स डार्विन, मिलर द्वारा, वाइसमान द्वारा और लामार्क द्वारा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। यह पुस्तक के लेखक लैमार्क महोदय हैं। अगला सवाल कहता है रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? दोस्तों आप सभी को बता दें कि रेजिन एवं गोंद जो है पुराने जाइलम में संचित रहती हैं। तो क्वेश्चन 27 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा जी, पुराने जाइलम में। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम मानी जाती है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 28 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा जी, यानी जल में, शीशा में और हीरा में इसे प्रकाश की चाल न्यूनतम मानी जाती है, लेकिन हवा में प्रकाश की जो चाल होती है वो अधिकतम मानी गई है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस का 1 से लेकर 28 तक का सेंटअप के एग्जाम पेपर में पूछे गए तमाम क्वेश्चनों के आंसर देख लिए हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर 80 तक के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर करेंगे जो कि आपके सेंटअप के एग्जाम पेपर में पूछे गए हैं। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपको इस वीडियो को मिलाने के बाद कितना आंसर सही मार्क आए हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ऐसे ही 10वीं कक्षा का बेहतर से बेहतर तैयारी करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल क्वेश्चन फॉर एग्जाम को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।